नमस्कार, मैं हूं देव गर्ग, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन। भारतीय चावल निर्यात संघ 7,500 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, जो देश का और विदेश का लगभग 40% पूरे ग्लोबल राइस ट्रेड को लीड करते हैं। आज हमारे देश के सामने, भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आपको पता होगा कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे चावल निर्यात के ऊपर असर आया है। ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चावल के मामले में, जिसमें पिछले साल के अगर फिगर्स की बात करें तो 2024-25 के अंदर ईरान ने लगभग भारत से 10 लाख टन के बराबर लगभग 7,600 करोड़ रुपए का चावल खरीदा था। और इस साल की अगर बात करें तो अभी तक केवल 2,500 करोड़ का चावल भारत से एक्सपोर्ट हुआ है और लगभग 3-3.5 लाख टन क्वांटिटी गई है। तो आज इस डिस्टर्बेंस होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और कई ऐसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके बेस के ऊपर ट्रेड प्रोग्रेस करता है, उन सारे इंस्टीट्यूशंस ने ट्रेड से हाथ खींच लिया है। और आज के दिन हमें आने वाले समय में उम्मीद नहीं है कि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता कि हम पिछले साल वाले फिगर्स को कैप्चर कर पाएंगे। अगर हम ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि इस साल हम एक बहुत बड़े सरप्लस सिचुएशन को देख रहे हैं। भारत के पास इस समय 275 लाख टन चावल का सरप्लस स्टॉक है और आने वाले समय में भारत सरकार के अगर डाटा को देखा जाए तो ये उम्मीद है कि ये उत्पाद इस साल बढ़कर 400 लाख टन के सरप्लस तक पहुंच जाएगा। अगर हम एक्सपोर्ट फिगर्स की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 25 से 26 मिलियन टन, मतलब 250 से 260 लाख टन के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट है। और ये सिचुएशन होने की वजह से ये 250 से 260 लाख टन एक्सपोर्ट तक पहुंचना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो आज के दिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी ऐसी चुनौती है कि हम अपने चावल निर्यात को बढ़ाएं और जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट फिगर्स के अंदर नुकसान होगा उसकी भरपाई किसी तरीके से करें। इसीलिए इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन IREF ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करा है, दैट इज भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, BIRC। BIRC दुनिया का सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली है राइस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की, जिसके अंदर लगभग 1,000 फॉरेन इंपोर्टर्स, 172 देश के एक वो 1,000 बायर्स जो सबसे ज़्यादा चावल निर्यात परचेज करते हैं और लगभग 2,000 इंडिया से एक्सपोर्टर जो लगभग 80% चावल का निर्यात एक्सपोर्ट करते हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। 30-31 अक्टूबर नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका उद्घाटन होगा और ये इवेंट होगा कि जिसके अंदर हम पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि आज भारत के पास चावल भरपूर क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, सस्ते रेटों पे अवेलेबल है और अच्छी क्वालिटी अवेलेबल है। और वो भारत का चावल प्रिक्योर करे जिससे हमारे फार्मर्स को भी फ़ायदा हो और हमारी देश की इकोनॉमी पे इस कॉन्फ्लिक्ट का असर ना पड़े। सर जैसे कि बात करें फार्मर्स का इस टाइम क्या हाल चल रहा है? जहाँ तक देखिए फार्मर की बात करें तो जो पैडी 50-51 रुपए पर केजी के ऊपर इस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से पहले ट्रेड हो रही थी, जहाँ तक जो 1509 एक वैरायटी है जो ईरान ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती है, उसका रेट 10 से 15% इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद घट चुका है। वो 51-52 रुपये से घटकर 45 रुपये पर केजी के ऊपर वो क्वांटिटी आ गई है, जो एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, बहुत डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक है। और हमारे फार्मर्स को इसका नुकसान होगा क्योंकि अभी बुआई का सीज़न है। जैसे आपको पता होगा इस समय ज़्यादातर पूरे देश के अंदर धान की बुआई होती है। तो अगर किसान को ये दिखाई देगा कि हमें 1509 वैरायटी के कम भाव मिल रहे हैं, जो एक बासमती की वैरायटी है, तो दूसरी चीज़ों के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए किसान की रेजिलियंस के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसके ऊपर हमें बहुत गंभीर विचार करने की ज़रूरत है और सरकार को भी इसका एक सोल्यूशन ढूंढने की इमीडिएट ज़रूरत है। सर अक्टूबर में जो आप इवेंट करने वाले हैं, सरकार की तरफ से क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या सपोर्ट मिल रही है? देखिए, ये हमने सरकार से किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट इसके अंदर नहीं सीख करा है। सरकार हमें अपना कई तरीके से सरकार इस इवेंट में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगी। सरकार अपनी तरफ से कई स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करेगी, सारा इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हमें असिस्ट करेगी। बट इस इवेंट की सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी विल बी टेकन बाय इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन। आपने कहा पूछिए पूछिए। आपने कहा कि सिर्फ देश की इकोनॉमी के पर क्या हमारा देश सिर्फ चावल पे डिपेंडेड है? देखिए, जहाँ तक हम एग्री एक्सपोर्ट्स की बात करें
तो पूरे पूरे भारत का एग्री एक्सपोर्ट लगभग 50 मिलियन टन का है। उसके अंदर चावल का जो शेयर है वो लगभग 50% है। तो जहाँ तक हम एग्री एक्सपोर्ट की फिगर्स की बात करें तो चावल एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन लेता है भारत के एक्सपोर्ट फिगर्स के अंदर। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी बने, तो अगर चावल राइस एक्सपोर्ट सेक्टर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जो है वो काफ़ी दूर रह जाएगा। किसान जो आगे चावल अभी बुआई कर रहा है, आगे जो चावल की पैदावार होगी उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए? देखिए सर, किसान के पास दो उपाय होते हैं। जी। या तो सरकार एक एमएसपी देती है जिसमें नॉन बासमती राइस PR-106, IR-64 ये धान किसान उगाता है, और चावल ये जो चावल इससे बनता है उसको वो सरकार को दे देता है। सरकार और हमारी जैसी जो ट्रेड बॉडीज़ हैं ये हमेशा कोशिश करती है कि किसान को हाई वैल्यू आइटम्स जैसे बासमती राइस के ऊपर शिफ्ट करा जाए, और वो जो सब्सिडी बेस्ड आइटम्स है उससे दूर जाए। पर आज अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बासमती प्राइसेस इतने लो आ चुके हैं कि किसान का जो इंसेंटिव था बासमती उगाने के लिए वो काफ़ी कम हो गया है, तो ये दोबारा किसान को सब्सिडी कल्चर की तरफ वापस भेज देगा। चावल के स्टॉक को बैलेंस करने के लिए आपने क्या प्लान किया? देखिए, चावल को स्टॉक को बैलेंस करने के लिए सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप तो ये उठाया है कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए चावल सप्लाई होता है वो उसका सरकार ने कोटा 54 लाख मेट्रिक टन का दिया है। अभी तक 54 लाख मेट्रिक टन में से 14 लाख मेट्रिक टन ऑलरेडी उस कोटा के अंदर उठ चुका है, और आने वाले समय में उम्मीद है कि 54 लाख टन का कोटा पूरा उठ जाएगा। उसके अलावा सरकार ने हमारी जैसी ट्रेड बॉडीज़ को बुला के कई सारे हमारे ओपिनियन लिए, जिसके अंदर एक ये भी ओपिनियन निकल के आया कि पिछले 3 साल में भारत सरकार ने राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी, उसके बाद MEP लगाई गई, उसके बाद राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भारत के ट्रेडर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपनी पकड़ बनाई थी पिछले 20-30 सालों के अंदर, वो हमारे जो कॉम्पिटिटर देश है जैसे पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम, इन देशों ने उस स्पेस को कैप्चर कर लिया था। तो इसलिए ये डिसाइड करा गया कि एक मेगा स्केल की एक्सपोर्ट कॉन्फ्रेंस लॉन्च करी जाए और सारे देश विदेश के लोगों को बुलाया जाए और भारत को दोबारा री-इंट्रोड्यूस करा जाए वर्ल्ड मार्केट के सामने। सर, एक सवाल ये भी था कि शिपमेंट्स में दिक्कतें आ रही हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और इसमें इंश्योरेंस भी एक मुद्दा बना है, तो इस पे थोड़ा सा अगर जानकारी। देखिए, आज के दिन एज अ ट्रेड फेडरेशन हम तो सबको यही एडवाइस करेंगे कि वॉर टाइप सिचुएशन के अंदर चाहे इंश्योरेंस हो या कोई भी किसी भी तरीके का एश्योरेंस हो, पर एक हैवी रिस्क की पोजीशन बनी रहती है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो शायद पेमेंट्स अटकने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, जिसमें हमारे ट्रेड को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमारी एक जनरल एडवाइजरी हमने अपने मेंबर्स को यही दी है कि वो कॉशियस रहे, ईरान एक्सपोर्ट तब तक ना करे जब तक सिचुएशन में वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्योंकि चाहे आपको इंश्योरेंस मिलेगा बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपका माल सप्लाई हो जाए और करोड़ों रुपए का ट्रेड को लॉस हो, उससे बेहतर तो ये है कि एक वेट एंड वॉच गेम देखा जाए। सर, ईरान के साथ में अदर कंट्रीज में भी जो है चावल निर्यात किया जाता है, तो क्या वहाँ से कुछ हेल्प मिलने की उम्मीद है इस बार? देखिए, यही हमारा BIRC का भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जो नुकसान ईरान के एक्सपोर्ट फिगर्स के अंदर होगा इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वो हम बाकी देशों के अंदर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा के उसकी भरपाई करें। इसी वजह से 172 देशों को इनवाइट करा गया है कि वो BIRC का हिस्सा बने और हम भारत के राइस को उन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर सकें। भारत का स्थान किस नंबर पे पड़ता है सर, अगर चावल निर्यात की हम बात करें खास? अगर चावल निर्यात की बात करें तो भारत पिछले 20 साल से नंबर 1 पोजीशन पे रहा है, पर पिछले 3 साल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार ने कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस राइस एक्सपोर्ट पे लगाए। पहले MEP लगाई गई, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई और फिर चावल निर्यात को बैन भी करा गया। उस वजह से भारत ने अपनी ये टॉप पोजीशन खो दी गई है, और आज के दिन वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों ने भारत को ओवरटेक कर लिया है, और पाकिस्तान भी हमसे बहुत पीछे नहीं है। पाकिस्तान भी जल्दी ही भारत को ओवरटेक कर लेगा अगर अब ढंग से मेजर सरकार ने नहीं लिए तो। प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात कर रही हैं, ऐसे में तो चावल निर्यात को आपने बताया कि बैन भी कर दिया है, तो क्या कुछ उम्मीद लगती है आगे आने वाले समय में? देखिए, जो चावल निर्यात के पॉलिसी डिसीजंस है उसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्स रीज़न होते हैं। जो चावल निर्यात बैन करा गया उस समय ये उम्मीद थी कि भारत के अंदर एक चावल की स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिस वजह से भारत चावल एक्सपोर्ट को बैन करा गया। पर जब हमने ये देखा कि ये पॉलिसी डिसीजन जो इसकी उम्मीद करी गई थी, इंटेंशन बहुत अच्छी थी, बट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि आज के दिन हमारे पास 275 लाख टन का सरप्लस है। तो इसलिए आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि सरकार
ज़्यादा विजडम के साथ वर्क करेगी और एक ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देख के अपनी पॉलिसी एडजस्ट करेगी। ज़्यादातर कंट्री इजराइल के समर्थन में है। अगर भविष्य में ईरान के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा देश में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान भारत का दूसरा या तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा चावल निर्यात खरीदने वाला देश है। तो ईरान पे अगर असर पड़ता है तो लॉन्ग टर्म इसका असर भारत के एक्सपोर्ट फिगर्स के ऊपर तो आएगा ही आएगा। और एकदम से ये 7,000 करोड़ का जो हमारा बायर है, इसको अगले दूसरे कंट्रीज के अंदर रिप्लेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसी चुनौती को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके। रिप्लेस क्या हो सकता है आपके आइडिया से ईरान का? कौन सी कंट्री रिप्लेस? देखिए, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ज़्यादातर 1509 बासमती सेला परचेज करता है। जो और कंट्रीज जैसे इराक, सऊदी अरब, जो सिमिलर क्वालिटी परचेज करते हैं, बट वो ऑलरेडी भारत से काफ़ी मात्रा के अंदर चावल खरीद रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी तो वहाँ पे भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमने एक दो कंट्री को टारगेट ना करके हर कंट्री को टारगेट करा है कि जहाँ जिस कंट्री से जितना सपोर्ट हमें मिल पाएगा, है ना, चाहे छोटा छोटा सपोर्ट भी मिले, बूंद बूंद करके हम इस सागर को भरेंगे। इसकी मार्केटिंग प्लानिंग क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहला तो जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस है वही इसकी सबसे पहला मार्केट प्लान है कि जहाँ पे हम सारे देश के बायर्स को बुलाएंगे, जो टॉप 1000 बायर्स है। आज तक किसी भी राइस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1000 बड़े बायर इकट्ठे नहीं हुए हैं। आपने सुना होगा कि छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर तो कई तरीके के विजिटर्स आते हैं, बट वो सारे रिटेल विजिटर होते हैं। पर ये जो 1000 बायर आएंगे, ये सब 500 करोड़ प्लस के बायर्स हैं, जो साल के अंदर 500 करोड़ प्लस का माल खरीदते हैं। तो अपने में ही एक बहुत बड़ी गैदरिंग है। तो अगर हम टोटल क्वांटिटी की बात करें तो एक सिंगल रूफ के अंदर 50,000 करोड़ का चावल खरीदने वाली कम्युनिटी एक साथ इकट्ठी हो रही है। तो इसके सामने हम उनको अश्योर करेंगे कि भारत के पास अप्रोप्रिएट स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी है और सस्ते रेट है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी आने वाले समय में सपोर्ट रहने वाला है। तो यही आज हमारा मार्केटिंग प्लान है, जिससे हम भारत के चावल को इंटरनेशनल मार्केट में पुश करेंगे। सर, भारतीय किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे में, जैसे कि आपने बताया कि बुआई का समय है और इस कन्फ्लिक्ट में वो चाहेंगे कि भाई वो चावल ना बोए, तो ऐसे में क्या आप चाहते कि उनको बुआई के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी जो परेशानियां भी होंगी उन्हें आप एज ए IREF दूर कर पाएंगे? देखिए, किसानों को मेरा एक ही मैसेज है कि वो मीडिया के अंदर जो न्यूज़ चल रही है और बासमती के जो चावल के रेट, धान के रेट कम हुए हैं, उससे वो घबराए ना, वो धान उगाते रहे। क्योंकि कई फार्मर ये अफवाहों को सुन के या डर की वजह से सब्सिडी कल्चर की तरफ वापस चले जाएंगे। तो मार्केट के अंदर आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि 1509 या बासमती की जो पैडी है उसकी अवेलेबिलिटी पिछले साल के मुताबिक काफ़ी कम रहने वाली है। तो अगर कोई लॉस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रेट्स के अंदर आज देखने को हमें मिल रहा है, कम क्वांटिटी पैदावार होने की वजह से ये नुकसान की भरपाई आने वाले सीजन तक हो जाएगी। तो किसान को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो वो सब्सिडी कल्चर की तरफ वापस ना जाए और बासमती धान को जो पहले उगाता था आज भी उगाए। सर, भंडारण की अभी क्या सिचुएशन है, जैसे फूड क्रॉप? देखिए, आज के दिन जो FCI की लेटेस्ट फिगर्स है उसमें 275 लाख मीट्रिक टन का हमारे पास सरप्लस स्टॉक है बफर स्टॉक के ऊपर, और आने वाले नवंबर तक ये उम्मीद है कि बफर स्टॉक से जो सरप्लस है हमारा वो 275 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 400 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। सर, FCI के गोदामों में खासकर जब गेहूं की अगर हम बात करें तो उसको कई बार बताया जाता है कि सही तरह से ना रखने के कारण वो खराब हो जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चावल के साथ भी कुछ इस तरह की बात हो? देखिए, धान एक पेरिशेबल कमोडिटी है, जो चावल है पेरिशेबल कमोडिटी है। तो अगर स्टोरेज की कुछ कंडीशंस होती है, जैसे मॉइस्चर, प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट, वाटर, अगर इन सारी कंडीशंस को नहीं मीट करा जाता वेदर कंडीशंस की वजह से या वेयरहाउस के अंदर डैमेज की वजह से, तो चावल धान हर समय ख़राब भी होता है और कुछ मात्रा में तो खराबी आती ही आती है इतने बड़े सिस्टम के अंदर। तो पर चावल के अंदर हमने देखा है कि FCI का सिस्टम काफ़ी रोबस्ट है, और पिछले कई सालों में FCI ने अपने सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को काफ़ी इंप्रूव करा है, जिसकी वजह से ये जो फूड वेस्टेज है वो काफ़ी मिनिमाइज हो चुकी है। सर, इसके अलावा योगा डे आने वाला है, इसमें भी कोई प्लानिंग चल रही है? देखिए, योगा डे पे तो हम सबको यही कहेंगे, चावल खाइए, है ना, योगा करिए, है ना, हेल्थ बढ़ाइए। तो इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? नहीं, इवेंट अभी हमारा ध्यान इजराइल के ऊपर है ना, वही हमारे को योगा करने के लिए बहुत काफ़ी है। थैंक यू सर। थैंक यू।